पगड़ी वालों के बाद किसका नंबर आएगा? अभी पहले टोपी वालों के बाद पगड़ी वालों का नंबर आया है ना। जो लोग कुरान को मानते थे उनको बदनाम कर लिया, उनको बदनाम और बर्बाद करने की सारी साजिशें नाकाम हो गई, उसके ऊपर अपनी राजनीति इन्होंने खेल ली। अब यही काम पगड़ी के साथ करने वाले हैं। गुरुओं की धरती पंजाब को लहूलुहान किया जा रहा है। उन किसानों को कुछ भी कह करके संबोधित कर रहे हैं सरकार के कुत्ते। और सरकार में कौन बैठा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के गुलाम। और वो क्या कह रहे हैं कि हम इस आंदोलन को किसी भी तरह से कुचल कर ही दम लेंगे। लेकिन गुरु की फौज कह रही है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को जीतेंगे। मुझे लगता है आर पार की लड़ाई की शुरुआत करने के मूड में है हमारी सरकारें। और इतनी बदनामी किसानों की जा रही है। जैसे पहले कुरान को मानने वाले लोगों के साथ इन्होंने किया, वैसे अब गुरु ग्रंथ साहिब को मानने वाले लोगों के साथ ये कर रहे हैं। देखिए, पूरे गेम प्लान को समझिए। अगर आप इस खेल को नहीं समझेंगे जो धर्म के नाम पर चल रहा है, तो आपको कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए रणनीति बनाने का, सोचने का मौका नहीं मिलेगा। हमारा देश, हमारी दुनिया एक चीज के ऊपर विचार करती थी और उसी पर काम करती थी, उसी को सर्वोपरि मानते थे, जिसको हम लोग सनातन बोलते हैं। उस सनातन के जो नियम है वो हमने अपने शिक्षा के अंदर समायोजित कर लिए और वेदों को हमने ध्यान में रख करके काम करना शुरू किया। अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों से पहले मुसलमानों ने, मुस्लिम आक्रांताओं ने, मैं कहूंगा मुसलमानों ने नहीं कहूंगा, मुस्लिम आक्रांताओं ने जो किया हमारे शिक्षा प्रणाली के साथ, उसमें सबसे बड़ा जो गलत काम रहा वो ये रहा कि उन्होंने हमारे उन ग्रंथों को नष्ट करके हमारी शिक्षा को नष्ट करने की कोशिश की। जब हमारी शिक्षा पूरी तरह से नष्ट हो गई तो उन्होंने हमको एक नया विजन देना शुरू किया। जरा सोचिए, जब राम नहीं था तो भी तो हम किसी की जय बोलते होंगे, जब कृष्ण नहीं था तो भी हम किसी की जय बोलते होंगे, और अगर वो किसी की जय थी तो वो धर्म की थी। और वो धर्म क्या है? वो धर्म हिंदू का अलग नहीं हो सकता मुसलमान से। आप समझिए, सिखों का धर्म हिंदुओं के धर्म से और मुसलमान के धर्म से अलग नहीं हो सकता। सिख एक पंथ है, हिंदू एक पंथ है, मुसलमान एक पंथ है। वो धर्म से अलग नहीं चल सकते। धर्म ये कहता है कि मां कंसीव करेगी तो बच्चा पैदा होगा। हिंदू की मां भी वैसे ही कंसीव करेगी जैसे मुसलमान की मां करेगी, जैसे सिख की मां करेगी, जैसे ईसाई की करेगी, जैसे यहूदियों की करोगी। तो वो एक धर्म है। इसलिए पानी का धर्म जैसे प्यास बुझाना है, आग बुझाना है, पानी की जो प्रॉपर्टी है वो उसका धर्म है, जो उसका गुण धर्म है। आपको यह समझना होगा कि इन लोगों ने पहले धर्म की परिभाषा को बदला, पंथों को धर्म कहना शुरू किया, मान्यताओं को धर्म कहना शुरू किया। और जब इन्होंने मान्यताओं को धर्म कहना शुरू किया तभी हमारे समाज का पतन होना शुरू हुआ। जब हम अपने आराध्य को शक्ल दे देंगे, जब किसी व्यक्ति या किसी अवतार पर ले आएंगे, तो हमारा विनाश होना सुनिश्चित है, संभव भी है, और यह समझिए आने वाले समय में सुनिश्चित भी है। क्योंकि उस अवतार को, उस अवधारणा को, उस व्यक्ति को किसी भी तरह से मॉडिफाई ये लोग कर लेंगे। इनके पास पूरे विभाग हैं, पुरातत्व विभाग कभी भी किसी भी जमीन के अंदर कुछ भी पैदा करके कह देगा कि 5000 साल पुरानी मूर्ति मिली है, 5000 साल पुराने ये अवशेष मिले हैं और पहले ऐसा होता था। ये अपने आप डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर आम नागरिक का जाना वर्जित होता है। इसी तरह से ये अपनी किताबें लिख करके और बता देंगे कि 5000 साल पुरानी किताबों में ये लिखा हुआ है, 6000 साल पुरानी किताबों में ये लिखा हुआ है। जब कभी कोई किताब लिखने वाला नहीं था,
जब कोई व्यक्ति नहीं था, जब कोई राजा नहीं था, जब कोई संविधान नहीं था, जब कोई लिखित कानून नहीं था, उस वक्त भी ये दुनिया चलती होती थी। और वो दुनिया चलने का एक ही नियम रहता है और वो रहता है धर्म। इसलिए ये समझना जरूरी है कि इन लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा है मुसलमान और सिख, क्योंकि ये उस पूरे के पूरे गेम को समझते हैं। इनके सबसे बड़े हथियार क्या हैं? इनके सबसे बड़े हथियार हैं सिनेमा, जिसको ये लोग मीडिया बोलते हैं, वो भ्रम की देवी। जिस मीडिया जो होता है हिब्रू में उसको बोला जाता है भ्रम की देवी। दूसरा इनका बड़ा हथियार नशा। बाकी के नशे जैसे चिट्टा है, हीरोइन है, स्मैक है, ब्राउन शुगर वगैरह, ये सब तो अभी आए हैं, जो इंजेक्शंस लगाने वाले नशे हैं। इससे पहले भी नशे होते थे, तो वो नशा ज्यादा से ज्यादा मदिरा का होता था। और मदिरा को अगर समझा जाए, मदिरा जो हमारे यहां मद्य बनता है, जो आयुर्वेदिक विधि से जो हम लोग तैयार करते हैं, वो बिल्कुल अलग है। और जो हमको ठेकों में पिलाया जाता है वो बिल्कुल अलग है। मतलब पहला जो मैंने आपको बताया सिनेमा, सिनेमा के बाद दूसरे नंबर पर आया अल्कोहल। इसको अगर, ये अरबिक वर्ड है अल्कुहल, AL फिर डैश KUHL। अल्कोहल का मतलब होता है बॉडी ईटिंग स्पिरिट, यानी कि जो व्यक्ति इस अल्कोहल को कंज्यूम करता है, जो दारू को कंज्यूम करता है, वो व्यक्ति अपनी आत्मा से उतना ही दूर हो जाता है। वो इतनी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पर आकर बैठ जाता है कि प्रकृति से, परमात्मा से, अपने आप से मिलने के लिए उसके पास भरपूर ऊर्जा नहीं रहती है और वो धीरे धीरे समाप्त होता रहता है। इसीलिए इसको हम बॉडी ईटिंग स्पिरिट कहते हैं। और सरकारों की योजना ये है कि आपके स्कूलों की हालत बुरी रहेगी, लेकिन ठेके चमचमाते हुए मिलेंगे। आपको दारू की सप्लाई पूरी मिलेगी। लॉकडाउन के दौरान भी बाकी सब संस्थान बंद मिलेंगे, लेकिन दारू बंद नहीं होगी। और दारू के अंदर सरकारों में बैठे हुए लोग ही उसका बिजनेस करेंगे। और वो स्पिरिट है, वो इनका दूसरा बड़ा हथियार है काबू करने के लिए। तीसरा बड़ा हथियार, यानी मैंने आपको पहला बताया सिनेमा, दूसरा बताया मैंने ये अल्कोहल यानी नशा, और तीसरा इनका बड़ा हथियार है बैंक, बल्कि ब्याज। ब्याज के जरिए पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर इस तरह का माहौल बना दिया जाए कि ब्याज पर ब्याज लगा करके जो मिडिल क्लास है, जो नॉर्मल अपनी जिंदगी जीना चाहता है, उस नागरिक के जीवन को दूभर करके हर व्यक्ति को कर्जे में डाल दिया जाए, यानी कि कर्जा। और ब्याज को इन लोगों के सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब जो राज करने वाले लोग हैं, इनको ये तीन चीजों का ही सहारा लेते हैं, ब्याज का, दारू का मतलब शराब का, और तीसरा नंबर है सिनेमा का। अब आप देखिए, मुसलमानों ने इन तीनों चीजों को अपनी कुरान में हराम रख दिया, यानी कि इनके जरिए ये लोग नहीं पहुंच सकते। तो इन्होंने गेम क्या खेला कि सिनेमा को घर घर तक लाने के लिए उन्होंने सिनेमा को हराम कर दिया, तो घर घर तक लाने के लिए टेलीविजन और उसके बाद में मोबाइल को अंदर ये सारा कुछ डाल दिया। दारू को अगर हराम कहेंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे नशे पर चलित कर देंगे। और अगर ब्याज का पैसा ऐसे नहीं लेंगे तो बिना ब्याज की चीजें, बिना EMI के आपको बिना ब्याज के EMI दे देंगे, वहां पर आपसे सर्विस चार्जेस ले लिया जाएगा। तो इस तरह से वो धीरे धीरे लोगों के घरों में घुस गए। अब इस गेम को समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा, इतिहासों को समझना पड़ेगा। गुरुओं के इतिहास को समझिए, गुरुओं ने भी यही किया। उन्होंने भी, जैसे मुसलमानों ने लोगों को दिशा देने के लिए मोहम्मद ने अपनी कुरान के अंदर इन चीजों को बैन कर दिया, हराम कर दिया, वैसे ही जीवन कैसे जीना है इसका पूरा डायरेक्शंस, इसका पूरा निर्देश गुरुओं ने गुरु ग्रंथ साहिब से लेना शुरू कर दिया, सरदारों ने, गुरु की फौज ने। अब गुरु ग्रंथ साहिब को इन्होंने सर्वोपरि मान लिया। वेदों को मानने वाले लोग जब आने वाले वक्त में किसी एक मूर्ति को मानने लग गए, जो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, वो आज राष्ट्रीय समलैंगिक संघ के गुलाम बन गए हैं, तो इस देश के अंदर हिंदू पंथ को खत्म करना तो बहुत आसान हो गया। अब हो गया बात, इससे आगे की बात करें अगर, तो
व्यक्ति को जब हम अपना गुरु मानेंगे, व्यक्ति को जब हम अपना लीडर मानेंगे, व्यक्ति जब तक हमारा आराध्य रहेगा, जब तक हम व्यक्ति की पूजा करेंगे या किसी मूर्ति की पूजा करेंगे या किसी एक सिंबॉलिक रूप में किसी मतलब चेहरे को जब हम फेम बना देंगे, तो वो चेहरा कभी भी तोड़ा जा सकता है। उस चेहरे के नाम पर आतंक फैलाया जा सकता है, उस चेहरे के नाम पर दंगे करवाए जा सकते हैं, गृह युद्ध करवाया जा सकता है। ये बात गुरुओं को मालूम थी और इसीलिए गुरुओं ने अपनी जो फौज है, अपने जो लोग हैं, अपने जो सरदार हैं, अपने जो सिख हैं, उसको गुरु ग्रंथ साहिब के साथ जोड़ दिया और अब वो उससे बाहर नहीं जाते हैं। उनके गुरु ग्रंथ साहिब जो उनको आदेश देते हैं, वही जो गुरु की बाणी कहती है वही वो लोग करते हैं और गुरु की बाणी वही सब करने को कहती है जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ है। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सबको एक जैसा बनाना चाहता है, लेकिन गुरु की फौज तो उनसे अलग दिखना चाहती है। वो तो उनके जैसे कपड़े नहीं पहनती है और इसी तरह से वो टोपी वाले भी बिल्कुल अलग दिखते हैं। तो वो एक जैसा बनाना, एक दुनिया, एक धर्म, एक सरकार बनाने की दिशा में सबसे बड़ा रोड़ा है। इसलिए बॉर्डर पर पुलिस खड़ी है, सीआरपीएफ खड़ी है, वहां सादी वर्दी में आरएसएस के गुंडे खड़े हैं। अब तो समझ आ गया होगा ना कि अग्निवीर क्यों लाए गए थे। अग्निवीर वहां खड़े हैं और अग्निवीर खड़े होकर के सादी वर्दी में सारा पैक करके अंदर अपने लिए तो गार्ड रखा हुआ है और वहां जाकर के उनकी गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, ट्रैक्टर्स की हवा निकाली जा रही है, उनके ऊपर गोले दागे जा रहे हैं, उनको गोलियां मारी जा रही हैं, उन पर पत्थर मारे जा रहे हैं, आंसू गैस फेंकी जा रही है, उनको डिटेन किया जा रहा है। अभी ये वहां खेड़ी चौपटा के अंदर किसानों को डिटेन कर लिया, उनके ऊपर एनएसए लगाई जा रही है, 6-6 महीने के लिए अंदर करेंगे और चुनाव होने तक उनको बाहर नहीं आने देंगे, क्योंकि चुनाव में कोई भी विरोधी सवर नहीं उठना चाहिए। ये इनकी योजना है। इस बात को बताते बताते 2 साल हो गए कि चुनाव से पहले ये लोग 6 महीना पहले आप लोगों को उठाएंगे और चुनाव के बाद ही आपको बाहर निकालेंगे। ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि अलग अलग होकर के लड़ने से बात नहीं बनने वाली है। हां, आप लोग नहीं मानेंगे, अगर ये मोर्चा नहीं मानेगा, अगर ये अराजनीतिक वाला ड्रामा नहीं बंद करेंगे, अगर ये एसकेएम वाले अपना ड्रामा बंद नहीं करेंगे, इधर से किसी को चुनाव लड़ना है, किसी को अपना ड्रामा चलाना है। हमने प्रस्ताव भेजा, हमने 19 की रैली से पहले भी प्रस्ताव भेजा कि भाई आइए मिलकर के लड़ते हैं और आइए मिलकर के एक योजना बनाते हैं। आपको जो समझ में आया हुआ है उसके हिसाब से बना लेते हैं। तुमको जो चाहिए, तुमको सत्ता चाहिए, तुमको कुर्सी चाहिए, हम तुम्हारी मदद कर देंगे, पर तुम वो आवाज उठा लो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की है। लेकिन वो नहीं उठाएंगे। वो क्या कहते हैं, वो हमारे साथी ने इन नेताओं को एक खबर पहुंचाई कि भैया चलो आज लड़ लेते हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये देवेंद्र जो है ये बात ही नहीं सुनता है। मैं तो नहीं सुनता हूं, मैं तो पूरे सोल्यूशन के बिना बात नहीं सुनता हूं भैया। मैं तो ये कहता हूं ठीक है, जो तुम कह रहे हो ये सोल्यूशन का एक हिस्सा है। वो हमको कहते हैं कि तुम आगे आकर के इसको नेतृत्व करो और तुम आगे आकर के चुनाव लड़ लो। हम तो नहीं लड़ेंगे भैया, हमको पता है वो सोल्यूशन नहीं है। व्यवस्था से लड़ने के काम केवल व्यवस्था करेगी। तो अब तुमको लड़ना है तो हम तुमको सपोर्ट करने को तैयार हैं, पर कम से कम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर बोलने तो लगो। जो बोलेगा हम तो उनका साथ दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो नजदीक के लोग हैं उनकी मीटिंग बुलाई है संडे को। कुलदीप भाई से संपर्क कर लीजिए। जो जनता सरकार मोर्चा को समझने वाले लोग हैं वो कुलदीप भाई से संपर्क कर लेंगे और वो परसों की मीटिंग में आएंगे, उनको जगह वगैरह वो बता देंगे। क्योंकि ओपन कॉल नहीं है ये, आपको कॉल चली जाएगी या आ गई होगी और नहीं आई है, और जो आप जनता सरकार मोर्चा की विचारधारा से सहमत हैं तो आप आइए। ये लोग नहीं करने वाले हैं, मैंने आपको बता दिया, ये लोग आपका समाधान नहीं करने वाले हैं। इनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, इनको अपनी दुकानदारी चलानी है। ये समाधान नहीं करेंगे, लोगों की ऊर्जा बर्बाद करते रहेंगे, लोगों के बच्चों को मरवाते रहेंगे। कोई रणनीति के बिना अगर आंदोलन किया जाता है तो यही हश्र होता है, यही हश्र होगा। कोई रणनीति नहीं है, बस कूच करेंगे दिल्ली की तरफ। अरे वो आपके पिछली वाली हरकतों से सब समझ चुके हैं। यहां ड्रोन से आपके ऊपर गोले फेंके जा रहे हैं, कल को आपके घरों पर नहीं फेंके जाएंगे, इसकी क्या गारंटी होगी? समझ रहे हैं आप?
कल को आपके घर को अगर बर्बाद करना है, अगर आपको विस्थापित करना है आपके गांव से, तो क्या गारंटी होगी? इन्होंने एविएशन के रूल बदले, हमने वीडियो बनाई, एविएशन के रूल बदल रहे हैं, आपके घरों, आपके ऊपर निगरानी रखी जा रही है, चिड़िया की शक्ल में ड्रोन बनाकर पूरे गांव के ऊपर निगरानी रखी जा रही है, और आपको पता भी नहीं है कि आपके गांव में चिड़िया की शक्ल में रोबोट घूम रहे हैं, सीसीटीवी कैमरास घूम रहे हैं, और उन कैमरास को चलाने का काम कर रहा है वहां का 5G का टावर। ये 5G के टावर आपकी जिंदगी को बर्बाद और नरक बना करके छोड़ेंगे। आपके बच्चों को तो बर्बाद इन्होंने कर ही दिया है। उनके हाथ में जो मोबाइल है ना, वो हीरोइन की पुड़िया है, वो चरस है आपके, वो एक तरह से चिट्टा है आपके बच्चों के हाथों के अंदर। इसको समझिए। इस मोबाइल को उठा करके फेंकना पड़ेगा जो आपका बच्चा यूज कर रहा है। आप चलो कोई बात नहीं, आप तो बड़े समझदार हैं, आपको सिस्टमेटिकली यूज करना आता है, आपके बच्चे को नहीं आता है उसको यूज करना। वो उसके ऊपर बर्बाद होने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है, ये समझना पड़ेगा आपको। और ये सरकार ने दिया है आपको, ऊपर से टैबलेट भी पकड़ा दी है, और गुणगान करते हैं बैनर्स लगा करके कि हमने 50 लाख टैबलेट्स बांटे हैं, कि 6 लाख टैबलेट बांटे हैं। वो आपको बता रहे हैं कि हमने आपका पैसा ऐसे बर्बाद कर दिया आप ही के बच्चों को नशा देने के लिए। इसी तरह से जब वहां जो बॉर्डर्स पर हो रहा है, ये नेतृत्व की कमी है। नेतृत्व को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए लोगों को मरवाने की। मर जाएं कोई बात नहीं, पर लड़ाई का तो पता हो किसके लिए मर रहे हैं, यह तो मालूम हो कि हम किस पर्पस। अब जिस नौजवान ने अपनी शहादत दी है, यह शहादत उसके किस काम आएगी, उसके परिवार के। कुछ दिनों बाद उसके परिवार में से एक व्यक्ति को नौकरी दे दी जाएगी और 25 लाख 50 लाख रुपए दे दिए जाएंगे, बहुत होगा क्या? मतलब आप अपने बच्चों को मरवाते रहेंगे और ब्लड मनी लेते रहेंगे। ये ब्लड मनी है, और उनको क्या लगता है वो छाप के पकड़ा देंगे, उन्होंने तो डिजिटली ट्रांसफर करने हैं आपके खाते में, उनको क्या है? मरवाते रहो अपने बच्चों को, मत उठाओ आवाज। जो लोग आज किसानों के समर्थन में घर पे बैठे बोल नहीं रहे हैं ना, जो लोग ईवीएम के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, जो समाज के अंदर चल रहे इस भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, जो सरकारों के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, उनके बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं। जो पुलिस वाले वहां किसानों के ऊपर गोले दाग रहे हैं, उनके बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं। उनके बच्चों को टैबलेट दे रखा है, वो उनके घर पे वैसे नशे कर रहे हैं। बचना उन्होंने भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि किसी का नंबर पहले आ रहा है, किसी का नंबर बाद में आएगा। देखना यह होगा कौन पहले बोलना शुरू करेगा, कौन बाद में बोलना शुरू करेगा। जिस वक्त अंग्रेज आए थे और उन्होंने आपकी एक एक चीज के ऊपर कब्जा करना शुरू किया था, मुझे पूरा यकीन है उस वक्त भी कोई ना कोई व्यक्ति बोलता होगा और समाज के लोग उसे पागल कहते होंगे। शायद गुरु नानक देव जी को भी शुरू में लोग पागल ही कहते थे, मैंने ऐसा सुना है। ये सब मेले जाने के बाद लगते हैं। तो क्या जिस तरह से राजीव भाई को लोगों ने उपाधियां दी, वो उनके मरने के बाद दी, वो इसका मतलब आप लोग मरने का इंतजार करते हैं, तब जाकर के उसके साथ लाखों लोग आएंगे। किसी के जीते जी कोई कॉल दे रहा है अगर, तो कुछ लोग आते हैं, और मरने के बाद उसकी लाश के ऊपर लाखों लोग आ जाएंगे। इस तरह के लोगों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कम से कम वो लाखों लोग जिंदा होते हुए इकट्ठे हो जाइए। दोस्तों, मैं जनता सरकार मोर्चा के साथियों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और जो लोग भी जनता सरकार मोर्चा को समझते हैं और ये जानते हैं कि जो मुहिम हमने शुरू की हुई है वो वाकई समाज के लिए, देश के लिए बहुत हितकारी और जरूरी है, तो भाई आर पार की लड़ाई का समय आ गया है। और ये आर पार की लड़ाई ऐसे नहीं होगी कि भीड़ इकट्ठी करी और चल दिए, नहीं, सिस्टमैटिक तरीके से, दिमाग से इन लोगों को तोड़ना होगा। और उसका एक ही रास्ता है कि हमारे पास समझे हुए लोगों की एक फौज हो। तो इस सिलसिले में हमको हर महकमे के अंदर, हर दृष्टिकोण से सोच करके हमको अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। उस रणनीति के लिए सीआईडी के लोग हमारे बीच में घुस जाएं, उन लोगों को खबर कर दें। इसके लिए हमने 2 साल का समय लिया है सेटल डाउन करने के लिए, कि जब कोई हलचल मचती है समाज के अंदर, तो और जब किसी सोल्यूशन में हलचल मचती, तो भारी चीज है वो बैठ जाएगी, जो हल्की चीज है वो तैर के ऊपर आ जाएगी। तो बहुत से हल्के लोग थे जो तैर कर ऊपर आ गए हैं। जिनको अपना चुनाव लड़ना था, उन्होंने उन हल्के लोगों को अपने साथ मिला लिया है। वो हल्के लोग अब हमको गालियां देते हैं,
वो हल्के लोग हमको कहते हैं कि भैया वो देवेंद्र बल्हारा तो उसके आगे माइक लगा के रखता था। मेरे को ये बात कल किसी ने बताई कि एक बंदा बोलता है दूसरे को, वो कहता है वो देवेंद्र बल्हारा तो कुछ भी नहीं था उस टाइम पर, और वो मतलब जो है मेरे नेता के आगे माइक अड़ा के रखता होता था आंदोलनों में। तो मैं जींद में भी अपने साथियों के आगे ऐसे ही माइक अड़ा के रखा हुआ था। मैंने कहा मैं तो अभी भी रख लेता हूं, मैं तो अभी भी रख लूंगा, मुझे क्या दिक्कत है भैया। लेकिन बड़ी बात यह है साथियों कि कबाड़ धीरे धीरे छंट रहा है, हल्के लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं, सॉलिड लोग जनता सरकार मोर्चा के बचे हुए हैं। अब आने वाले वक्त में हम लोगों को एक फाइट करनी पड़ेगी थोड़ा बड़े लेवल पर, और इस फाइट का एक ही तरीका होगा कि हम समझ लें लड़ाई क्या है, किसके साथ है, कितने गंदे लोग हैं ये, और अपने गांव को बचाने के लिए हम लोगों को सबको आगे आना होगा, अपने अपने गांव के लिए। अपने गांव में करना बहुत मुश्किल होता है, वैसे अपने गांव के लोग बहुत लेट समझते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने गांव में इसको शुरू करने वाले हैं। कम से कम हम लोग जो जनता सरकार मोर्चा के हैं वो अपने अपने गांव में तो ये कर ही सकते हैं। तो इसके लिए किन चीजों पे हमें ध्यान देना है, कैसे काम करना है, इस प्रोसेस के लिए एक मीटिंग जो संडे को है उसमें आपको पहुंचना जरूर है, और संडे को पहुंचिए आप लोग। रोहतक में हमने इसलिए रखी है कि इधर से हिसार वाले भी आ जाएंगे, सिरसा वाले भी आ जाएंगे, और उधर से मेवात वालों के लिए भी ठीक रहेगा। बाकी यूपी से भी हमने लोगों को कॉल दिया है और राजस्थान से भी दिया है जो नजदीक लगते हैं। तो अगर 5-7 घंटे में मतलब जिनका रास्ता है 5-6 घंटे तक का, जैसे मेरा भी चंडीगढ़ से अगर रास्ता है रोहतक का तो 4 घंटे का है, तो 6 घंटे तक का भी अगर किसी का रास्ता है तो वो पहुंचिए जरूर। मैं समझता हूं कि अपनी गाड़ी से आप आ सकते हैं, और मैंने एक सजेशन दिया था कि आप लोग इस तरीके से आइएगा कि आपकी गाड़ी खाली ना रहे, मतलब 5 सीटें हैं तो 5 की 5 आपकी भरी हो तो बेटर रहेगा, या कोई साथी आपका आगे से वापस आते टाइम आपके साथ आ रहा हो तो उसको भी लेके आइएगा। बाकी एड्रेस वगैरह अभी सतीश जी नहीं, आपके पास कॉल आएगी या फिर आप कुलदीप जी से संपर्क कर लीजिए। उन्हीं लोगों मतलब वही लोग आए जिनको डायरेक्टली वो लोग कॉल कर रहे हैं, या कॉल जिनके पास पहुंच जाएगी। अपनी जो आपका डिस्ट्रिक्ट का जो साथी है वो आपके जिले का साथी आपको कॉल करेगा। अगर आप जनता सरकार मोर्चा की मीटिंग में आए हुए हो और आप ग्रुप में हो तो आपको कॉल करके वो बुलाएगा। नहीं अगर आपको लगता है कि आप इस लड़ाई में साथ आएंगे तो आप तब बता दीजिए अपने ग्रुप, अपना जो साथी है उसको। और किसी साथी को अगर ये लगता है कि आप उसको संपर्क नहीं मिल रहा है किसी का भी, तो वो कुलदीप भाई आपको बता दें। कुलदीप का नंबर आप इसमें लिख दीजिए, कुलदीप डबास, और फिर उसका नंबर, जो भी साथी लिखे वो ऐसा करके कुलदीप भाई का नंबर लिख दो, वो कुलदीप से संपर्क कर लेगा। कुलदीप उसको उस जिले के साथियों से कोलैबोरेट करवा देंगे। तो इस तरह से आप साथ में लग के करिए। और देखिए, हम चुनाव से पहले हम कोई भी ऐसा बड़ा आंदोलन शुरू करने वाले नहीं हैं, ना ही हमारा कोई चुनाव लड़ने का कोई इरादा है। जिन लोगों को ये लगता था कि ये खुजलीवाल के जैसा काम कर रहा है, मैं आपको बता देता हूं खुजलीवाल के विषय में, केजरीवाल के विषय में बता देता हूं कि कांग्रेस के दौर में मैंने एक चीज महसूस की है कि कांग्रेस ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की स्पीड को बड़ा स्लो रखा। जैसे ये केएमपी था, 2019 के चुनाव से पहले बीजेपी ने, यानी इस मोतीलाल ने इसका उद्घाटन किया था जब ये अधूरा था उस टाइम पर। तो कांग्रेस उनके मतलब उनको ना भी नहीं कर पा रही थी, पता नहीं संधियों में उलझी थी या उनके कुछ लोगों की सीडी बनी हुई थी या क्या था, या वो चाहते ही थे कि वो स्लो चले। उनके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को उन्होंने स्लो रखा हुआ था, ना ही नोटबंदी करी। अब जैसे अपने सरदार जी थे, क्या नाम उनका, वो मनमोहन सिंह जी, मोहन सिंह जी, मोहन साहब से, उन्होंने उसको स्लो रखा। तो अब किसी भी तरह से कांग्रेस ने फिर भी पब्लिक के लीडर्स को एंडोर्स किया, आंदोलनों को भी एंडोर्स किया, और आंदोलनों के हिसाब से अपनी स्पीड को भी रोका। बीजेपी ने विरोध किया तो कांग्रेस ने अपना जीएसटी वाला बिल वापस ले लिया। बीजेपी ने विरोध किया तो कांग्रेस ने अपना आधार कार्ड वाला बिल वापस ले लिया। लेकिन जब कांग्रेस ने विरोध किया तो बीजेपी ने नहीं किया। शेखर भाई बोलते हैं गांव में भरोसा नहीं करते हैं, आप दूसरे गांव से लोगों को बुलाइए,
मैंने इतनी बड़ी टीम जो आप लोगों को दी है, सभी डिस्ट्रिक्ट वालों को इतनी बड़ी टीम दी है, इसका पर्पस यही है कि आप सब लोग एक सूत्र में बांध दिए हो। जो जो अच्छे लोग हैं आपस में एक दूसरे को बुलाना शुरू कीजिए अपने गांव के अंदर लोगों को समझाने के लिए। अपने गांव को खुद मत समझाइए, किसी और को बुलाइए वहां समझाने के लिए। तो वो सारी चीजें जो कांग्रेस ने बैकफुट पर आकर के सबको रोक दिया था, वो सारी को अमली जामा पहनाया भाजपा ने। तो कांग्रेस इस जो टॉप टेबल है, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले लोग हैं, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उनकी क्राइटेरिया पे कहीं फिट नहीं बैठती है। और इसीलिए आप देखोगे कि जहां भी कोई नया चुनाव या जहां भी कोई नया परिवर्तन या नई कोई चीज हो रही है, वहां जहां कांग्रेस को इन लोगों को पीछे हटाना है, तो नए ऑप्शन को ये लोग आगे लेकर के आ रहे हैं। वो नया ऑप्शन अगर पलटी राम कुमार जैसा हो, जैसे नीतीश कुमार जैसा हो, तो फिर ठीक है, बहुत अच्छी बात है, फिर तो नीतीश कुमार को चढ़ा देंगे। साउथ में नहीं चलती है इनकी, तो वहां का अपना एक क्राइटेरिया, वहां का अपना गेम, अपनी राजनीति चलती है। लेकिन अगर साथी बोल रहे हैं आपकी टीम से कैसे जुड़ सकते हैं, आप अपना नाम लिख दीजिए, पंजाबी नहीं समझ आती है दोस्त। और दूसरा, टीम आपसे संपर्क कर लेगी, आप अपना नंबर छोड़ दीजिए। और कुलदीप भाई का नंबर इसमें लिख दिया है, कुलदीप से आप संपर्क, कुलदीप भाई का नंबर अभी है इसमें मैसेजेस में, आप उनसे संपर्क कर लीजिए। तो जो जहां बीजेपी को हराने के लिए कोई साथी चाहिए, जो कोई अपोजिशन चाहिए, तो स्ट्रांग अपोजिशन बना के खड़ा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी को। बेसिकली क्योंकि आम आदमी पार्टी का आदमी अपने आप को बोलता है कि मैं पढ़ा लिखा सीएम हूं, और जो पढ़ा लिखा सीएम है उसको जो ऑनलाइन पढ़ाई है, वर्चुअल स्कूल्स हैं, वर्चुअल रियलिटी है, ब्लॉकचेन है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, या डेटा कलेक्शन है, वाईफाई है, 5G है, इसके लिए तैयार करना बड़ा आसान है। पढ़े लिखे आदमी की बात को सीरियसली लेते हैं कि तो आईआईटीएन है, तो आईआईटीएन की बात को लोग सीरियसली लें, ऐसा करके उसको बनाया गया हीरो। और अब उसको दिया जा रहा है फुल मेजोरिटी। और अभी जैसे मेयर का चुनाव हुआ, मेयर के चुनाव होने के बाद टीवी चैनल वाले कांग्रेस को कम दिखा रहे हैं और आम आदमी पार्टी को ज्यादा दिखा रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि बीजेपी को अगर हरा सकती है तो ये हरा सकती है पार्टी। तो इसलिए ये एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। और 24 के चुनाव को लेकर के भी अपना 2000 रुपए चालान काटने वाला, जब पूरे भारत में जब मास्क का चालान 500 रुपए कटता था, तो दिल्ली में 2000 रुपए कटता था। सबसे ज्यादा डॉक्टर्स दिल्ली में मरे हैं, सबसे ज्यादा लॉकडाउन स्ट्रांग दिल्ली में रहा है, सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन दिल्ली में हुआ है। अभी जो लोगों की बुरी हालत हो रही है दिल्ली के लोगों की, क्योंकि दिल्ली में किसी को मतलब नहीं है। मेरे जानकार जितने लोग दिल्ली के हैं, सबके घुटने, गोडे, कमर, सिर, मेमोरी और हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज का बुरा हाल है दिल्ली के अंदर। कचरा फैला हुआ है, वो दिल्ली में है। और वो दिल्ली वाला मुख्यमंत्री अब लोगों को बोल रहा है कि 24 में तो हम शायद नहीं हरा सकते, लेकिन इसको हरा सकते हैं तो हम ही हरा सकते हैं, क्योंकि वो टॉप टेबल के साथ पहले से सेटिंग होके आई हुई है। और वो बता रहे हैं कि अब हम कांग्रेस को सत्ता नहीं देंगे, क्योंकि कांग्रेस तो पब्लिक लीडर्स को जगह देती है, तो अब हम जो है इसको आम आदमी पार्टी को ही आगे लेकर के जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट लोगों को समझाना बड़ा जरूरी है कि लोग ना कांग्रेस के आपके थे, जो केंद्रीय टीम है, ना ही बीजेपी की थी और ना ही इनकी थी, लेकिन कोई स्लो था, कोई फास्ट था। सत्यानाश तो कांग्रेस भी कर रही थी, और उसका बड़ा कारण यह था कि गांव के लोग जागरूक नहीं थे। उन्होंने आपकी सड़कें नहीं बनाई, वो आपको मौका दे रहे थे, कांग्रेस वाले आपको मौका दे रहे थे कि हम आपकी सड़कें नहीं बना रहे हैं, आप अपने गांव में इंतजाम कर लीजिए, आप आत्मनिर्भर गांव दे दीजिए। वहां राजीव गांधी बोल रहा था कि गांव को मजबूत करना पड़ेगा, वो बोल रहा था कि पैसा वहां से आता है, बजाय इसके सरकार से लो, आप अपने गांव के अंदर ही बनाना स्टार्ट कीजिए, आप अपने लोकल लेवल पर बनाना शुरू कीजिए। और जो लोकल लेवल पर बनाने की हिमाकत उन्होंने की, और जब उनकी सपोर्ट उन्होंने किया, तो उसी टाइम पे उनको मार दिया गया, उनको रास्ते से हटा दिया गया। इसी तरह से ये हर उस व्यक्ति को रास्ते से हटाने का काम करते हैं जो भी उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ चलता है। अब क्योंकि केजरीवाल तो बहुत सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए उनको तो मेयर भी मिलेगा, और उन्हीं के उसको मजबूती दी जाएगी, और टीवी चैनल वाले भी खूब दिखाएंगे।
अब ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के पास सत्ता नहीं है। अब दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की है, तो वो लोग अगर टीवी चैनल से अगर एयर टाइम खरीद सकते हैं तो कांग्रेस भी तो खरीद सकती होगी, लेकिन टीवी चैनल उनको नहीं दिखाएगा, बीजेपी को दिखाएगा और उसको दिखाएगा, ताकि पब्लिक के अंदर एक परसेप्शन बने। और इसमें हम लोग उलझे पड़े रहें पार्टीबाजी में। हमको नहीं उलझना है, हमको व्यवस्था के लिए ही काम करना है, व्यवस्था बदलने के लिए ही करना है। व्यवस्था से केवल व्यवस्था लड़ेगी, और हम लोग इसका सोल्यूशन लेकर के बैठे हुए हैं। कुछ गधे मैसेजेस करते हैं क्या समाधान है, तो आपके पास क्या समाधान है? उनको बता दें समाधान है, जब किसी दीवार को हिलाना है, उसको सरकाना है, उसके लिए जितना जोर लगाना पड़ता है, वो जोर जब तक हमारे पास नहीं है तब तक हम उस दीवार को नहीं छेड़ेंगे। इसीलिए हमने ये कहा था कि जिसकी कॉल है हम उसके साथ समर्थन में हैं, पर अपने लोगों को मरवाने का हमको शौक नहीं है। हम साथ हैं, सपोर्ट में हैं, हम बिल्कुल जाएंगे, लेकिन अरे मरना कोई मुश्किल थोड़ी ना है। पर विजन क्या है मरने का? एमएसपी दे दो बस। किसानों को बाकी डिपार्टमेंट्स की मांग उठानी शुरू करनी पड़ेगी, और बाकी डिपार्टमेंट्स को किसानों की मांग उठानी शुरू करनी पड़ेगी, और हम सबको एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन में लेकर चलना पड़ेगा। और अगर ये लेकर के नहीं चलेंगे तो जनता सरकार मोर्चा पहल करेगा, हर संगठन को इनवाइट करेंगे हम, हर संगठन को। लेकिन पहले जनता सरकार मोर्चा के पास अपनी फौज तो हो, उस पूरे के पूरे मूवमेंट को संभालने के लिए, लीड करने के लिए उनकी ट्रेनिंग तो हो पहले। और इसीलिए हम आपको बार बार कॉल कर दे के कहते हैं कि आइए। और जो राजीव भाई के मतवाले हैं भाई, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप कहीं भी हैं दुनिया में, पूरे भारत में कहीं भी हैं, अब तो इंतजार मत कीजिए। चलो 24 के चुनाव तक इंतजार कर लेना कि 24 में चुनाव लड़ गए। एक साथी मैसेज कर रहा है गुरु व्हाट्सएप पे, उसमें फेसबुक पे लिखता है कि हम जनता सरकार मोर्चा को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये गारंटी देनी पड़ेगी कि चुनाव लड़ने के बाद इनका सांसद और इनका विधायक जो है वो वैसे ही नहीं बिक जाएगा करोड़ों रुपए में जैसे पहले वाले विधायक। भाई हमारी कोई गारंटी नहीं है, हम तो विचार के साथ जुड़ने को बात कह रहे हैं। हम नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, हमारा कोई चुनावों का कोई मतलब हमारा कोई एजेंडा नहीं है चुनाव लड़ने का। आपको लड़ना है तो आप लड़ लीजिए, आपकी गारंटी, आपके पास कोई गारंटी वाला व्यक्ति हो और जो व्यवस्था परिवर्तन पर बोलना चाहता हो, बोल सकता हो, तो वो बोले, और हम लोग उनका समर्थन करेंगे। वहां पर जहां हमारा साथी होगा, जहां जेएसएम का साथी होगा, वो उसको वोट करेगा जो व्यवस्था परिवर्तन पर बोलेगा, जो अपने स्वदेशी पर बोलेगा, जो उसकी पॉलिसी मेकिंग पर बात करेगा, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की खिलाफत पर बात करेगा, हम उसका साथ देंगे। हमारा काम ही ये है, हमारा काम नहीं है ये। मैं एक टीचर हूं, मेरा काम टीचिंग है, मैं अपने स्कूल को ही खोल के उसको आगे बढ़ाना चाहूंगा। मेरे को नहीं करना है आपकी राजनीति। आपको राजनीति करना पसंद है, आप राजनीति कीजिए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की खिलाफत करेंगे, हम आपका साथ देंगे, इसमें कोई फालतू नो इफ नो बट। सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा हमको कैलकुलेशंस में नहीं पड़ना है। क्लैरिटी ऑफ माइंड हमारा होना बड़ा जरूरी है। हम सब चीजों को नहीं संभाल सकते हैं, तो जिसके पास जो टैलेंट है, जिसका जो काम है, वो अपने टैलेंट को संभाले और अपने लोगों को मजबूत करे। यही काम आपने करना है। तो सो व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान, व्हाट इज टू बी डन? वो ये है कि आप सब लोग इकट्ठे होइए, आप आइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो सके लोगों को बताइए। और कुलदीप भाई का नंबर मैंने दे ही दिया है, अपने उस जिले में कौन साथी है उसको वो बता ही देंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, आप उनसे जुड़िए और अगली ट्रेनिंग्स का हिस्सा बनिए और आगे बढ़िए। हम आपको इसके ऊपर अपडेट देते रहेंगे और जो भी बातचीत होगी हम आपको बताते रहेंगे। खनौरी बॉर्डर से बहुत से साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आकर के वहां ट्रैक्टर्स की हवा निकाली, वहां पर लोगों को डंडे बरसाए, उस धरने को उखाड़ने का प्लान किया, लेकिन आसपास के जाबाज लोग फिर आ गए और अब धरने को फिर से काबू कर लिया। इस टाइम किसानों के पास है कब्जा और पुलिस को खदेड़ दिया उन्होंने वहां से। और अभी कभी भी जो है वो ये बॉर्डर्स टूट सकते हैं, और बॉर्डर टूटने के बाद भी हमारा टारगेट एक ही है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। हमें अर्जुन की तरह हमारा ध्येय वही रहना चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में ही हमको काम करना है। उस दिशा में जो व्यक्ति जहां काम कर रहा है हमको उसका समर्थन है, सिंपल सी बात है। हमें कोई फालतू ज्यादा ना लालच में जाने की जरूरत है, ना किसी ऐसे व्यक्ति का समर्थन ले। अभी मेरे को किसी ने कहा उसका समर्थन ले लेता, तो समर्थन लेके क्या करें? अगर वो व्यक्ति अपने लालच में हमको, वो हमारा इस्तेमाल करना चाहता है, हम तैयार हैं अपना इस्तेमाल करवाने के लिए, हमारा इस्तेमाल कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो हमारे मुद्दे बोलना शुरू कर दे,
वो हमारी बात करना शुरू करे, वो बताए दुनिया को, वो जागृत करे दुनिया को कि भाई ये दुनिया में क्या होने जा रहा है और वो क्या प्लान कर रहे हैं, उस प्लान को उजागर करना शुरू करें। और आपके पास, हमारे पास एक मौका है, ये चुनाव एक मौका है पूरे भारत में अपनी आवाज पहुंचाने का और ऐसे लोगों को समझाने का, और इसको कैसे समझाया जाए, कैसे इस विचार को और बड़ा किया जाए। तो इस मीटिंग में आप आइएगा, रोहतक वाली में हम लोग मिलते हैं इसके ऊपर। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। और आपको पहुंचने की जरूरत नहीं है, सरकार के पैर इतने में ही हिल जाएंगे अगर ऑनलाइन हमारे किसानों के समर्थन में अगर आवाज उठनी शुरू हो जाती है, अगर लोग बोलना शुरू कर देते हैं। जिनको किसानी से कोई मतलब नहीं है वो सपोर्ट करना शुरू कीजिए किसानों को। फिर किसान नेता भी इस आंदोलन को नहीं मैनेज कर पाएंगे उस हिसाब से। फिर जो जनता कहेगी वो बात माननी पड़ेगी उनको। अभी वो एग्जॉस्ट कर रहे हैं वहां बैठे बैठे। जिन संगठनों ने ये कॉल दी थी, वो लोग कभी कहते हैं हम इतने तारीख को तोड़ देंगे, कभी कहते हैं ये। फिर तो अगर तोड़ देंगे, 11 बजे का कॉल है तो 11 बजे मरने दो, फिर जितने मरते हैं। मरने के लिए तो घर से निकले हैं। अगर आपको लगता है कि उनको नहीं मरवाना है तो हम जनता सरकार मोर्चा वाले लोग हैं, हम तैयार बैठे हैं आगे आने को, सबसे आगे रह करके हम तोड़ते हैं उसको। लेकिन अगर आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात को आगे लेकर के जाते हो, अगर आप दिल्ली में वो आवाज उठाते हो तो। लेकिन अगर आपसे नहीं उठता है तो फिर हम अपनी लड़ाई को फिर अपने हिसाब से लड़ेंगे। बाकी संगठनों को भी हमको अपने साथ जोड़ना कैसे है, कैसे हम इस पूरी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, इस पे चर्चा करेंगे। और बाबा साहब का जो संविधान है वो खतरे में है। वो मतलब अभी ये समझ लीजिए, वो खत्म समझ लीजिए। वर्ल्ड गवर्नमेंट का संविधान बन चुका है। और पता है पहली मीटिंग कब हुई, वर्ल्ड समिट कब हुई थी? सन 2000 में। 24 साल पहले वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने की मुहिम शुरू हुई और इस टाइम इस पोजीशन पर पहुंच चुकी है कि पूरी दुनिया की सरकार का संविधान तैयार है। पेंडेमिक ट्रीटी पूरी तरह से तैयार है। यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कब्जा करने के लिए हर देश के ऊपर पूरी तरह तैयार है। और यकीन मानिए, जनता सरकार मोर्चा भी आजादी की लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम लोग भी तैयार हैं। उधर से वो घोषणा करेंगे तो इधर से हम घोषणा करेंगे। जब तक वो घोषणा नहीं करते तब तक हम लोग अपनी ताकत बढ़ाते रहेंगे। पहले ताकत बढ़ गई तो हम पहले घोषणा कर देंगे। ताकत बढ़ी नहीं और उन्होंने घोषणा कर दी तो फिर उस टाइम हम भी लड़ाई के मूड में आ जाएंगे, आर पार लड़ाई के। लेकिन वो लड़ाई कैसे लड़नी होगी, कैसे आगे बढ़ना होगा, किस तरह से इस पूरे मूवमेंट को आगे बढ़ाना होगा, ये भी एक विचारणीय चीज है। ये भी एक पूरा विषय है कि हम इस पर अपनी नजरें गड़ाए रखें, हम अपने आप को तैयार रखें, हम अपने आप को मजबूत रखें। अपने को मजबूत रखना है, साथ साथ बाकी चीजें और बाकी व्यवस्थाओं का भी अरेंजमेंट हमको करते हुए चलना है। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। और जो भी साथी आपके आसपास ऐसा रह गया है जो उस मीटिंग में के लिए आपको ध्यान में आता है, आप उसको लेकर के वहां पहुंचिएगा। परसों वाली मीटिंग में, संडे को जो मीटिंग हमने रोहतक में रखी है, उसमें मिलते हैं और बातचीत करते हैं। अभी इन लोगों को ये अभी जो ये आंदोलन चल रहा है, इन किसानों को हमारा जो मतलब एक सलाह है हमारी कि भाई असली चीज को बोलना शुरू कीजिए। नहीं बोलेंगे कोई बात नहीं, आपको जनता आने वाले वक्त में इग्नोर करेगी और रिजेक्ट भी करेगी। आने वाले वक्त में जनता केवल उन लोगों का साथ देने वाली है जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे। और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए आज मुझे नहीं लगता जनता सरकार मोर्चा के अलावा कोई दूसरा संगठन पूरे भारत के अंदर कहीं पर भी काम कर रहा है। आपको अगर लगता है तो आप बताइए किसी संगठन का नाम, फिर हम उसके साथ चलते हैं। क्योंकि हमने तो जितने संगठन अभी तक देखे हैं, या तो वो जाकर किसी की गोदी में बैठ गए पॉलिटिशियन की, या वो पैसों के लिए उन्होंने अपना जमीर गिरवी रख दिया और बोलना बंद कर दिया। हमने अभी तक अपने लोगों को कभी उनसे जो चंदा लिया है उसका हिसाब भी नहीं दिया है, क्योंकि हमने चंदा लेकर के खर्चा नहीं किया है, हमने चंदा लेकर काम नहीं किया है, हमने काम करके चंदा मांगा है। और जिनको लगता है कि हमको हिसाब देना चाहिए वो हमको चंदा ही ना दें, हम तो ये पहले बोल देते हैं उन लोगों को कि आपको अगर हम पर भरोसा नहीं है,
हम ये कहते हैं, हमारे साथी जो हैं, जितने भी साथी जनता सरकार मोर्चा के जुड़े हुए हैं, कि अगर समाज के पैसे से अपने परिवार को हम अगर एक बिस्किट भी खिलाते हैं ना, समाज के पैसे से, समाज का काम समाज के पैसे से होगा। और मैं आपको बहुत क्लैरिटी से बोलता हूं, बहुत स्पष्टता से बोलता हूं कि अगर मैं नहीं खाऊंगा तो किसी को खाने नहीं दूंगा। और मैं एक ही बात बोलता हूं कि अगर मैं अपने परिवार को एक टुकड़ा भी अगर अनाज का, एक दाना भी अनाज का उस पैसे से खिलाता हूं, तो मैं समझो गू खिलाता हूं अपने परिवार को। अपनी कमाई अपने परिवार को खिलाना हमने है, उसके लिए हम आपके सामने हाथ जोड़ लेंगे कि ये हमको चाहिए, अब हमसे हमारा परिवार संभल नहीं रहा है। लेकिन जो काम हम जो हम आपसे अर्थ सहयोग मांगेंगे समाज के काम के लिए, वो समाज पर ही लगने वाला है। कहीं देने वाले लोग ये ना हो कि भाई उन लोगों की ट्रैकिंग होनी शुरू ना हो जाए, क्योंकि हमने ये दौर देखा है। जब हम सार्वजनिक करते थे कि इस बंदे ने इतना पैसा दिया, उसी बंदे के घर पे रेड पड़ जाती होती थी। और हमारे पास पैसा नहीं होता है, मुश्किल से काम चलाना पड़ता है, फिर भी हम लोग कर रहे हैं, फिर भी हम लोग लगे हुए हैं अपनी तरफ से। जब पहला हमने कार्यक्रम किया था अक्टूबर में, जनता सरकार मोर्चा बनने से पहले भी हम 7 साल से लगे हुए थे। सो ऐसा नहीं है। और जो साथी लगे हुए हैं वो भी अपनी, कोई 10 साल से लगा है, कोई 15 साल से लगा है, तो सब अपना जीवन ऑलरेडी लगा रहे थे। तो ये लड़ने वाले लोगों को इकट्ठा किया है केवल जनता सरकार मोर्चा ने, वो अपना जीवन पहले ही समाज के, देश के नाम कर चुके थे। वो सारे साथी फिर इकट्ठा हो रहे हैं। आप भी आइए, आप भी पहुंचिए, और इन लोगों को तो हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है। फिर भी चिंताएं रहती हैं कि हम इस पे क्या करें। नेतृत्व जो कर रहे हैं लोग, उनको बहुत सारी चीजें सोचनी होती हैं। हमारा एक ही ध्येय है लेकिन, कि हम लोग इस पूरी की पूरी व्यवस्था को किस तरह से पलट करके समाज परिवार आधारित व्यवस्था के अंदर इसको लेकर के आए, जिसके अंदर पूरा का पूरा समाज ही एक परिवार की तरह काम करे। और इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा जो सबसे पहला ध्येय है वो लोगों की सोच पर काम करना है। उस पर किए बिना बाकी के सारे काम, सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए हमारा लगातार बोलते रहना, लोगों के बीच जाना, उनसे बात करना, संवाद करना, भले ही वो हमारी बात को ना सुने, उनके दिमाग में, दिल में, उनकी कानों में बीज डाल देना बात का, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस दिन उनको समझ में आएगा, उस दिन उनके पास आपके और हमारे अलावा, जनता सरकार मोर्चा के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। तो ऐसी चीजें हमको करनी है। अभी आपके गांव के स्कूल के टीचर्स जो हैं, ये सारे के सारे घर बैठने वाले हैं, या इनको हार्ट अटैक होकर के ये सारे के सारे मर के या बीमार होकर ये सड़े गड़ेंगे। जो लोग लड़ने वाले हैं उनको सस्पेंड वैसे ही कर देंगे, जो बोलेगा। जो नहीं बोलेगा वो कबाड़ हमारे किसी काम का है ही नहीं है। अगर आपके बच्चों को जबरदस्ती इंजेक्शन लगाने के लिए कोई मास्टर बोल रहा है तो वो कबाड़ ही है। अगर कोई डॉक्टर आपको जबरदस्ती, कोई आपके बच्चों को बचपन से पैदा होते ही लगने वाले इंजेक्शन की जबरदस्ती करता है तो वो कबाड़ है हमारे लिए। वो आशा वर्कर हमारे लिए किसी काम की नहीं है। और वो जो लोग सरकार के मतलब आदेश के ऊपर सरेंडर कर गए थे, जो डर में या लालच में फंस गए थे, वो समाज के किसी काम के वैसे ही नहीं है। तो वो निपट लेंगे, अभी 20-30% तो अभी निपट लेंगे अगले इस साल में और अगले साल में। बाकी जो हम लोग लड़ाई कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। बाकी जनता आने वाले समय में अपना राज घोषित करने वाली है, और वो राज घोषित करने के लिए हमको मेंटली तैयार होना बड़ा जरूरी है। हमारे पास चेक करो आप, कितने पार्लियामेंट के मेंबर, कितने डीसी, कलेक्टर, कितने एसपी के लेवल के और कितने एमएलए लेवल के चाहिए। उतने लोग तो हों कम से कम। हमारा एमएलए उनके एमएलए से बात करने जाए। जब हम पैरेलल सरकार की बात करते हैं, परमानेंट अपोजिशन की, तो उस लेवल पर तो बात करें। अब धीरे धीरे सरकार बन जाएगी, वो अपोजिशन बन जाएगी, और ये स्वराज की घोषणा हम लोग कर देंगे। स्वराज की घोषणा के लिए जितने लोग हमको चाहिए वो लोग जुटाने का काम हम लोग कर ही रहे हैं। अब आप इस समाज में निकलिए, अपने लोगों को बताइए, फोन करिए और वहां पर उस मीटिंग में पहुंचिए। जो जनता सरकार मोर्चा से किसी भी तरह से आज तक अभी तक जुड़ा है, वो इस मीटिंग में स्वागत है। कोई नया साथी जो जनता सरकार मोर्चा को नहीं जानता है, जिसने ट्रेनिंग नहीं की हुई है, वो साथी अभी ना आएगा तो बेटर रहेगा। क्योंकि उसको फिर समझ नहीं आएगा कि हम कहां से चलकर यहां तक पहुंचे हैं, पिछले 2 साल में हमारी यात्रा कहां से कहां तक पहुंची है। उसको पहले झटके में ही ये इतने बड़े लेवल की चीज है जो नहीं समझ आए। मान लो परसों वाली जो मीटिंग की मैं बात कर रहा हूं, परसों वाली मीटिंग से एक अलग अध्याय की शुरुआत करने की योजना है। तो आप पहुंचिए वहां पर और फिर मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसको अमली जामा पहनाते हैं।
तो आप सब लोग साथ बने रहे, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।